हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। एनसीईआरटी के बारे में हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, जानते हैं। बहुत सारे जो टॉपर्स हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने केवल एनसीईआरटी के ही बल पर, केवल एनसीईआरटी के दम पर एग्जाम पास किया है, विशेष रूप से सिविल सर्विस एग्जाम। और उसमें भी विशेष रूप से यूपीएससी की हम लोग बात करेंगे, सिविल सर्विस। तो मुख्य बात यही है कि एनसीईआरटी का कितना बड़ा महत्व है, क्या रोल है और क्यों इस पर इतना जोर दिया जाता है, और किन अभ्यर्थियों को कम से कम ये कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। केवल जरूरी ही नहीं बल्कि उनके लिए अनिवार्यता है। और आज हमारा सेशन उसी पर आधारित है। और हम लोगों ने जो इस बार यूपीएससी 2025 एग्जाम में जो क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उठाकर रखे गए हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर शामिल किए हैं। और क्यों एनसीईआरटी पर इतना जोर दिया जाता है, सबसे बड़ा जो अंतर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इस पर चर्चा कम की जाती है क्योंकि ये वह बात है जिसके कारण हो सकता है कि कई जो कोचिंग संस्थान हैं वो अपने आप में बंद करने पड़े, क्योंकि यहीं से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है कि आपको क्या करना है और कितना अंतर है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो कुछ पेज है, 14-15 पेज लगभग है, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि क्या इंपॉर्टेंस है, यूपीएससी क्या चाहता है, एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, क्यों एनसीईआरटी को ही बेस बनाने का काम किया जाता है, चाहे यूपीएससी के द्वारा हो, चाहे बड़े बड़े जो बुकें लिखी जाती हैं, जो ऑथर्स हैं, जो राइटर हैं, वो लिखते हैं, चाहे नोट्स तैयार किए जाते हैं, हर किसी में एनसीईआरटी को ही आधार बनाकर काम किया जाता है। और क्या अंतर होता है वो हम लोग सीधे प्रत्यक्ष उदाहरण के तौर पर हम लोग सभी देखेंगे। चाहे 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन हो, या क्या अंतर है, क्यों एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, हम लोग एक अलग से सेशन में ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के छात्र छात्राओं को एनसीईआरटी पढ़ना केवल उनके लिए जरूरत ही नहीं, उनके लिए जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। नहीं तो असफलता उनको पहले से ही तय हो जाती है। किस प्रकार के ऐसे स्टूडेंट हैं वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, किसी अन्य सेशन में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम लोगों को ये देखना है कि क्या अंतर है, क्यों इतना महत्व दिया जाता है एनसीईआरटी को। तो हम लोग क्या देखते हैं कि आप किसी भी बुक को उठाकर देख लीजिए। जैसे कि एक पहला एग्जाम्पल है कि पॉलिटी के लिए लगभग हर टॉपर, हर व्यक्ति, हर शिक्षक ये बताते हैं कि हमें लक्ष्मीकांत पढ़ना है या बहुत बड़े जो नोट्स रहेंगे वो पढ़ना है। हम लोगों को पहला अंतर यहीं से समझ में आने लगता है। किसी भी बुक में आप उठाकर देखेंगे, जैसे हमें संविधान पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, तो सबसे मुख्य बात क्या है, हम लोग चाहे कोई भी बुक उठाकर देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा दो लाइन में दिया होगा कि संविधान किसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। जबकि वही बात यहाँ एनसीईआरटी में दिखाने की कोशिश की जा रही कि देखिए पहला ही, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है, उसी का जो पहला चैप्टर है और वो है संविधान क्यों और कैसे। इसके आपको एकदम यहीं से स्पष्ट हो रहा होगा कि क्या बताने की कोशिश की जा रही कि संविधान कैसे बना, निर्माण कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या हैं। उसके पहले ये जानना जरूरी है कि संविधान आखिर है क्या, संविधान की आखिर जरूरत क्या पड़ी। जब ये पैटर्न आपके दिमाग में बैठ जाता है, जब ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर सारी चीजें अपने आप दिमाग अडॉप्ट करते हुए चलता रहता है। तो मेन बात होती है जो समझ होती है, अगर विषय के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति एक समझ विकसित करनी है ताकि अपने आप सब कुछ तैयार होता चले, आपके अंदर एक आधारभूत जो सिस्टम है वो विकसित होता चले, तो वो एक काम एनसीईआरटी करता है। जैसे संविधान क्या है सिर्फ ये बताने के लिए, और यहाँ पर ये रखा लगभग 14 पेज में, ये 14 पेजेस में केवल ये बताने की कोशिश की गई है कि संविधान क्या है, संविधान की क्या जरूरत होती है। ये देखिए हमें संविधान की आवश्यकता क्या है। और ये बुक का नाम है, क्लास 11th की बुक है ये, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उसी का ये पहला चैप्टर है। ये यहाँ से एकदम क्लियर है। ये देखिए कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान जैसे क्यों जरूरत है, तालमेल बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है, किसके बीच में, लोगों के बीच में, समाज को संविधान की क्या आवश्यकता है। ये सारी चीजें यहाँ रखने की कोशिश की गई है, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि क्यों, खुद करें, खुद सीखें, ये सारी जो इम्पोर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की। दूसरा देखिए, निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं, यानी डिसीजन मेकिंग में जो है वो सबल बनाता है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये
जरूरतें बताई जा रही कि आखिर संविधान की किसी देश को, किसी समाज को क्या आवश्यकता होती है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होता है। यूपीएससी ने सीधे इस पर क्वेश्चन पूछा था 2017 के एग्जाम में। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधानवाद का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होता है। यही उसका ऑप्शन था कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। ये महत्व होता है, ये बताने का काम किया जाता है कि आखिर संविधान क्या करता है, संविधान की जरूरत क्यों होती है। ये टॉपिक, इस पर हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ाई करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ उद्देश्य सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि क्या महत्व है, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, आखिर संविधान क्या करता है, संविधान किस लिए महत्व है। समाज की यानी कि लोगों की आकांक्षाएं होती हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं, उनके लक्ष्य, उनके टारगेट को निर्धारित करने में, उनको पाने में, उनकी योजनाएं बनाने में, उनकी प्राप्ति करने में और समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने में, ये सारा काम कौन तय करता है, ये हम लोग देखते हैं संविधान के द्वारा तय किया जाता है। और तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये महत्व तो है हमारे संविधान का कि क्यों जरूरी है। यहाँ पर संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान, राष्ट्र की बुनियादी पहचान, ये सारा, और ये हम लोगों को क्या देखना है कि इतनी बड़ी जो मात्रा में हम लोग देखेंगे उसमें क्या किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हम लोगों को देखनी है कि ये संविधान की, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। सिर्फ इतना बताने के लिए 14 पेज यानी 14 पेज संविधान को प्रचलन में लाने का क्या तरीका है, चैप्टर 1 पर हम लोग बात कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है संस्थाओं को संतुलित करने की रूपरेखा, सब कुछ संविधान प्रदान करता है। तो इसको यहाँ पर रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये बताना, यही चीजें हम लोग देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं। और यहां से हम लोगों की शुरुआत हो जाती है कि कौन से क्वेश्चन हैं जो इस बार सीधे सीधे यूपीएससी में 2025 में सीधे सीधे एनसीईआरटी से रखे थे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि क्यों जरूरत है। किसी भी बुक में आप देख लीजिएगा, किसी भी नोट्स में उठाकर देख लीजिएगा, बड़ी से बड़ी जो नामी कोचिंग संस्थाएं, वो अपने यहाँ नोट्स में सिर्फ 2-4 लाइन में ये समझाती हैं कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान की क्यों आवश्यकता होती है। ये तो खैर कोई नहीं देता है। तो अगर नए तरीके से आप लोगों की शुरुआत हो रही है, नई शुरुआत करने जा रहे हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, 2026 में अटेम्प्ट करना है, 2027 में अटेम्प्ट करना है, तो आप अपनी जड़ों को, अपने रूट्स को, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को, अपने फंडामेंटल को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अगर मजबूत करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और क्या अंतर है, वो एक धारणा, एक दृष्टिकोण, एक अप्रोच विकसित कर देता है आप लोगों के दिमाग में, और वही अप्रोच के दम पर एग्जाम पास किया जाता है। तो हम लोगों को अब सीधे सीधे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है इस बार यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स 2025 में जो पूछा गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल्स नामक प्रख्यात नारी मूर्ति, लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है। द फेमस फीमेल फिगुरिन नोन एज द डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो मेड ऑफ इंद्र गोपमणि, कार्लिनियन है, मृतिका है, कांस है, स्वर्ण है, यानी कार्लिनियन, क्ले, ब्रॉन्ज और गोल्ड। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछा गया है, यहाँ पर सोर्स को भी रखा गया है इसीलिए कि आप लोगों को ये दिक्कत ना हो कि वास्तव में ये क्वेश्चन आए कहाँ से आया था। कांसे की ढलाई, ये देखिए, ये हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे, इस क्रम में प्रवीण थे। यहाँ उद्देश्य ये बताना बिल्कुल नहीं है, ये अभी पढ़ाने का, समझाने का कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ ये बताने का उद्देश्य है कि ये जो इतने सारे क्वेश्चन थे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सीधे इस बार यूपीएससी ने, यूपीएससी 2025 में सीधे एनसीईआरटी से उठाकर पूरा लाइन वहीं से रखा गया है। ये देखिए इसमें क्या है, इस तकनीकी के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा, और हम लोग इसी में ये देखते हैं कि छोटा सा छेद बनाकर उसमें है ये जानवरों की सर्वोत्तम मानव मूर्ति कहाँ पर इसमें रखे, सिंधु सभ्यता सभी ना। इसमें क्या सीधे सीधे दिया जा रहा है, कांसे की ढलाई का काम किया जाता था, कांसे सांड की मूर्ति जो है। तो इनमें हम लोगों को क्या देखना है, सीधे सीधे हम लोग देख रहे हैं कि पाई जाने वाली तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों में किसी प्रकार की जो कमी नहीं थी कांस्य मूर्ति को। और सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोगों को बात देखनी है, यही देखनी है कि एक एक लाइन कांसे के में मनुष्यों और जानवरों दोनों की ही मूर्तियां बनाई जाती थी। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना हम लोग जो देख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि
मानव मूर्ति का सर्वोत्तम नमूना एक लड़की की मूर्ति है जिसे नर्तकी के रूप में कांसे की बनी हुई। ये देखिए, ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा गया है। सोर्स हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन है, और मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है, ये कहाँ से है, क्लास 11th में है, फाइन आर्ट चैप्टर इसमें दिया हुआ है कि कहाँ से बुक जो है चैप्टर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे। ये जो क्वेश्चन रखा गया था, कहाँ से रखा गया था, कांसे की जो ढलाई है, क्लास 11th फाइन आर्ट चैप्टर 2। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है कि कहाँ से क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन आया था असहयोग आंदोलन के संबंध में है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में है कि ये क्वेश्चन कहाँ से था। क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं, कांग्रेस ने घोषणा की थी कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीके स्वराज प्राप्त करना उनका उद्देश्य था, और भुगतान न करना कई चरणों में कार्यान्वित किया गया था। इसमें है इट वाज to be implemented in the stages with civil disobedience and non payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to the repression। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये हम लोगों को देखना है। ये क्वेश्चन असहयोग ही क्यों था, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। हिंदू स्वराज पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों के सहयोग से ये बातें की गई। फिर असहयोग का विचार कहाँ से आया, कैसे बना, चरणबद्ध तरीके से। ये देखिए जो शब्द दिया गया है कि चरणबद्ध तरीके में, स्टेजेस के रूप में है। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकम मूवमेंट, गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। ये देखिए अनफोल्ड इन स्टेजेस, सेम सेम एकदम जो क्वेश्चन दिया है। सरकार द्वारा पदवियां लौटाना, सरकारी नौकरियां, पुलिस और बहिष्कार करना। इसके बाद आगे का रास्ता दिया गया था, अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाएगा। ये सीधे सीधे इस क्वेश्चन जो है यहीं से डन। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड repression a full civil disobedience campaign would be launched through the summer of 1920 in Mahatma Gandhi and Shaukat Ali taught extensively mobilizing popular support from the। तो ये कहाँ से है, क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 से ये जो क्वेश्चन उठाया गया था वो यहाँ से उठाया गया था। यही हम लोगों को देखना है। अगला क्वेश्चन, कौन आत्म सम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है। पेरियार, ईवी स्वामी नायकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भास्कर राव जाधव, दिनकर राव जवलकर। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था, अब हम लोग केवल ये देखना है कि क्वेश्चन लिए कहाँ से गए थे। ये सीधे क्वेश्चन, गैर ब्राह्मण आंदोलन, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो था उसमें हम लोग देखेंगे पेरियार के नाम से ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और यहीं पर हम लोगों को देखें, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन जो शुरू किया था, ये स्वाभिमान आंदोलन। और इसी में जो दिया गया है सेल्फ रिस्पेक्ट, इंग्लिश में ज्यादा अच्छी तरीके से ये देखिए समझ में आ रहा है कि पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और ये कहाँ से लिया गया था, ये क्वेश्चन देखिए सेम लाइन उठाई गई, कहाँ से, क्लास 8th की हिस्ट्री की बुक है चैप्टर नंबर 7 से ये जो क्वेश्चन है वो उठाया गया है। तो यहाँ महत्व तो सिर्फ यही है, ये बताने का महत्व कि कितने सारे क्वेश्चन, इकोनॉमी का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन है, इसके डेटा पर नहीं जाना है, इसके कैलकुलेशन पर नहीं जाना है। और शुरुआत में देख के लोग एकदम डर जाएंगे जो नए छात्र होंगे कि अरे ये क्या किया गया है, कैलकुलेशन शामिल किया गया है। लेकिन जिसने भी बेसिक पर ध्यान दिया है, फंडामेंटल पर ध्यान दिया है, उनको ये क्वेश्चन भी सीधे एनसीईआरटी से दिया गया है। मान लीजिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। 80 करोड़ रुपए है राजस्व व्यय जो है, राजस्व प्राप्ति 60 करोड़ है, सरकारी बजट 10,000 करोड़। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था, देखिए अब यहाँ पर बेसिक चीजें अगर आप जानना चाहें, सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़ है, द रेवेन्यू रेसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट है 60,000 करोड़, द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरोइंग ऑफ 10,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 6,000 करोड़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, राजस्व घाटा, सीधे सीधे हम लोगों को दिखेगा कि राजस्व घाटे का मतलब होता है कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। 80,000 करोड़ में से 60,000 करोड़ घटाएंगे 20,000 करोड़ आ जाएगा, एकदम सही है। और हम लोग इसी में देखेंगे कि करोड़ उधार व्यय जो हम लोगों को होता है वो है, और टोटल जो हम लोग देखेंगे जो बजट का जो घाटा होता है राजकोषीय फिजिकल जो डेफिसिट होता है, उससे अगर हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट वाला हटा देंगे तो
यही चीजें हैं 4,000 करोड़, तीनों स्टेटमेंट। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, ये कहां से लिया गया था? ये देखिए, ये इसमें पूरा स्पष्ट रूप में दिया गया है कि फिस्कल डेफिसिट है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रेसिप्ट। ये चीजें केवल ये देखना है कि कहां से लिया गया। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज को अगर हटा देते हैं, वही जो हम लोग 6,000 की बात कर रहे थे, तो टोटल कितना बचता है? यही क्वेश्चन देखिए, ये राजकोषीय घाटा कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर। कहने का मतलब ये क्वेश्चन कहां से था? क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5। ये हम लोगों को देखना है। ये इस यहाँ पे एकदम सीधा सीधा इसी चैप्टर के बारे में एकदम बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। इसी तरीके अगला जो क्वेश्चन था राजकोषीय घाटा, यानी कि हम लोग देख रहे हैं 50,000 करोड़ है, गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जो प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको जो सॉल्व करके देखना है, राजकोषीय घाटा जो फिजिकल डेफिसिट हम लोग देखते हैं कि 50,000 को, कंट्रीज फिजिकल डेफिसिट स्टैंड एट द 50,000 करोड़, it is the receiving 10,000 crore through the non-debt creating capital receipt. The country's interest liabilities are 1,500 crore. What is the gross primary deficit? 48. ये जिनका भी पेपर है सही किया है, क्योंकि कुल राजकोषीय जो घाटे में से हम लोग केवल ब्याज देता है अगर हटा देते हैं तो वही आ जाएगा 48,500 करोड़। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कहाँ से रखा गया है? ये क्वेश्चन देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स ही है, क्लास 12 की है, चैप्टर 5 है। उसमें पूरा पूरा ये दिया गया सरकार घाटे की माप कैसे करती है। राजस्व घाटा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटे सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल। ये कहां से चैप्टर लिए गए हैं? अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती हैं। एकदम यही एनसीईआरटी से लाइन उठा के रख दिया गया है। जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है। स्टेटमेंट 2 है, जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द isotherms bend equoward while crossing the land masses and poleward while the crossing the oceans. Statement 2, in January the air over the oceans in the warmer मतलब गर्म है then that over the land masses in the northern hemisphere. Which one of the following is correct in the respect above? तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? सीधे सीधे देखिए, एकदम स्पष्ट रूप में दिया गया है कि इसलिए भूसंयति, इसमें इंग्लिश में देखते हैं, शोन ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्म। In general, the effect of the latitude on the temperature is well pronounced of the map as the isotherms are generally parallel to the latitude. The deviation from this general trend is more pronounced in January than in July, especially in the northern hemisphere. In the northern hemisphere, the land surface areas in the much larger than southern hemisphere. Hence, the effect of land mass and ocean current are well pronounced in January. The isotherm deviate to northern over the ocean and to south over the continent. This can seen on the North Atlantic Ocean the presence of warm ocean current. ये एकदम स्पष्ट रूप में दे दिया गया है। कारण क्या था? सीधे दिया गया है, कोष्ण महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है, उत्तर की तरफ मुड़ती हैं, सतह के ऊपर तापमान तेजी से बढ़ता है। सीधे सीधे ये दिया गया है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, वही हम लोग देखते हैं। और ये कहां से लिया गया था क्वेश्चन? सीधे क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 9। अगला क्वेश्चन वो भी ज्योग्राफी का हम लोग देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंसेस ऑफ द फिनोमिना ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? और महाद्वीपीय विस्थापन की घटना, ब्राजील के तट जो प्राचीन जो शैलों की मेखला है, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक फ्रॉम द ब्राजील कोस्ट मैचेस विद द दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राजील पठार से व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीपीय अगल बगल अवस्थित होते हैं। द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ द घाना आर derived from the Brazil plateau when the two continents। ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है? सीधे सीधे इस क्वेश्चन में
एकदम। द occurrence ऑफ द रिच प्लेसेस डिपॉजिट गोल्ड, घाना कोस्ट, ये सेम वही लाइनें उठाकर रखी गई हैं। ये फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 की ज्योग्राफी की बुक से सीधा सीधा क्वेश्चन वहीं से उठाकर रखा गया है। अगला है वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा जो है वो विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों से। ये क्वेश्चन भी सीधे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन इज द है द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इज सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इन द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। स्टेटमेंट टू है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई फिन्स। इसमें आंसर में आपको देखना सीधा सीधा ये दिया हुआ है, वायुमंडल में छोटे छोटे जो कण है उनको रखने की क्षमता होती है ठोस कणों को। और ये क्वेश्चन देखिए, ये आंसर आपका दिया गया है, धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। सेम क्वेश्चन देखिए ये रखा गया है, विद्यमान कणों की विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा, यानी कि स्टेटमेंट में था द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर देन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इक्वेटोरियल पोलर रीजन। वही यहाँ पर आंसर में दिया गया हुआ है कि dust particles are generally concentrated in the lower layer of the atmosphere, yet conventional air current may transport them the great height. The high concentration of the dust particle is found in the subtropical and temperate region due to dry wind in the comparison। ये एकदम स्पष्ट रूप पे जो क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहे हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए थे, और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे प्रश्न होते हैं जो एनसीईआरटी को बेस बनाकर किए जाते हैं। यहाँ से हम लोगों को ये जो क्वेश्चन देखकर लग रहा होगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, नॉर्मल देखा जाएगा तो कोई ये नहीं सोच सकता है कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी को कुछ लोग बहुत हल्के में लेते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से बनाए जा सकते हैं। और ये कोई और पेपर नहीं, यूपीएससी का जो हम लोग पेपर देख रहे हैं, यहाँ पे इकोनॉमी का जो क्वेश्चन थे जो बहुत कठिन दिखने वाले क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी के थे। तो ये एकदम बातें जो हैं वो स्पष्ट करती हैं कि एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है इनका, और क्यों एनसीईआरटी को बेस बनाया जाता है। पहली बात यह है कि एनसीईआरटी जो हम लोगों ने अभी चर्चा की, आपके अंदर एक अवधारणात्मक, एक जो फंडामेंटल जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करता है, आपके अंदर एक समझ, एक दृष्टिकोण को विकसित जो करने का काम करता है। आगे के जो काम है, जो उनको रिफाइन करने का काम होता है, वो ऑटोमेटिक फिर होता चला जाता है। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट नए सिरे से तैयारी करना जिन्होंने शुरू किया है, या जिनको अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट में ही दिक्कत हो रही है, वो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। अगर उनको 2026 में, 2027 में, 2028 में यूपीएससी में अटेम्प्ट करना है, तो हम लोग इसीलिए एनसीईआरटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में है, अगर इस प्रकार की कोई समस्या है, तो इस सेशन से हम लोग शुरुआत जो है वो देखेंगे, हम लोग करेंगे। और अगले सेशन में फिलहाल ये बताना भी जरूर है कि किन स्टूडेंट को तो निश्चित तौर पर उनको एनसीईआरटी पढ़ना उनके लिए जरूरत ही नहीं बल्कि अनिवार्यता है। किस प्रकार के छात्र छात्राओं को एनसीईआरटी निश्चित तौर पर अनिवार्य रूप से पढ़नी है। तो ये था जो प्रमाण के रूप में यहाँ पर रखे गए थे कि एनसीईआरटी का क्या महत्व होता है, क्या मूल्य होता है। पूरी सफलता जो डिपेंड करती है वो दो बातों पर करती है डिपेंड, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि पूरी सफलता जो हम लोग देखेंगे वो दो बातों पर करती है डिपेंड। पहली बात है जो हम लोग देखेंगे बेसिक के रूप में, यानी कि जो आधारभूत ये बिल्डिंग का काम करता है। बेसिक एनसीईआरटी का काम क्या है, पहली बात तो एक बेसिक के रूप में है। दूसरी हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के, हम लोग ये देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। तो दो पैरामीटर में एनसीईआरटी अपने आप पे अतुलनीय है। या तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में कोई समस्या है, नहीं समझ में आता है, निश्चित तौर पर एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, शुरुआत करनी है। दूसरा, सीधे सीधे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि, और ये दोनों बातें मिलकर हम लोगों को क्या करती हैं, सफलता को सुनिश्चित करने का काम करते हैं, कि जो सफलता को आपको 100% जो कन्वर्ट करने का काम करते हैं वो यही दोनों रास्तों से होकर जाएगा।
तो ये आज का सेशन था, इम्पोर्टेंस बताने के लिए, एनसीईआरटी की वास्तविकता बताने के लिए। और इसी कारण मैंने एक शब्द लिया था कि बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान हैं, बहुत सारे जो बड़े-बड़े जो शिक्षक हैं, वो वास्तविकता इसको कम आकर हो सकता है बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर स्वयं आप समर्थ हो जाएँगे, तो संभव है कि आपको दूसरों की सहायता की ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।